हेलो मेरे क्लास 10 के दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जन संघर्ष और आंदोलन। इसको ना हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाए, आंदोलन क्या है, ये क्यों होते हैं? चलो इसको आंसर करते हैं। इनको तो हम सब जानते हैं। ये बहुत बड़े अहिंसक आंदोलनकारी थे। भारत को उन्होंने स्वाधीनता दिलाई और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर नमक कानून लगाए थे, इन्होंने उसको तोड़ा। दांडी मार्च कर कर समुद्र तट पर जाके उन्होंने नमक बनाया, पूरे अहिंसा के पथ पे रह के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र आंदोलन किया, आज़ाद हिंद फौज बनाकर उन्होंने देश को स्वाधीन करने की कोशिश की। तो हमने इस एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि हर देश में अलग अलग गुट, अलग अलग समुदाय रहते हैं और इनके विचार, ज़रूरतें, मांगे अलग हैं। जैसे हमने देखा, गांधी जी, सुभाष जी की ज़रूरतें कुछ और थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरतें कुछ और थी। जो तानाशाह होता है ना, वो अलग विचारों को दबा देता है, केवल उसी की हुकूमत चलती है और तब लोग उस हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए आंदोलन करते हैं। लोकतंत्र में एक बड़ा सुविधा है, एक खासियत है, इन प्रश्नों पर चर्चा करके समाधान निकाले जाते हैं। पर जब बातचीत से कोई हल नहीं होता, तब लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। जैसे कि आजकल के तारीख में आप देख रहे हो, बढ़ती हुई कीमतों के अगेंस्ट में सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक एक करके आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने किसान आंदोलन देखा था, कुछ कृषि कानून के अगेंस्ट में, और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो कई बरसों से चलता हुआ आ रहा है, जब पर्यावरण को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन, जब लोग पेड़ काटने आए थे तो गांव की स्त्री पुरुष सब पेड़ से चिपक गए कि हम अपने पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देंगे। तो आप समझ गए ना आंदोलन क्या है और क्यों होते हैं। जब दो गुटों के विचार अलग होते हैं और एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, तब वो अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं। तो क्या आंदोलन हर देश में होते हैं? आपने क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी ना, और रूसी क्रांति। जब आंदोलन बहुत बढ़ जाते हैं, वो क्रांति का रूप धारण करते हैं। और आंदोलन हर देश में अलग अलग कारण से होते हैं। एक बड़ा कारण होता है सत्ता की साझेदारी का मांग। नेपाल का एग्जाम्पल ले लो। नेपाल के राजा थे किंग बीरेंद्र। 1991 में नेपाल में लोकतंत्र बना और राजा औपचारिक रूप में रहे, सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहा। 2001 में राजा और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। नए राजा बने ज्ञानेंद्र, और वो न पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि 2005 में उन्होंने संसद को ही निलंबित कर दिया। पूरा देश ने इसका विरोध किया। 7 राजनीतिक दल, उन्होंने एक गुट बनाया जिसका नाम हुआ SPA, 7 पार्टी अलायंस, और इन्होंने राजा के विरोध में आंदोलन किया। राजा ने छोटी मोटी अधिकार उनको दिया, उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं माना। तो फाइनली 2006 में संसद की पुनर्स्थापना हुई और 2008 में नेपाल पूरी तरह से लोकतंत्र बन गया। तो ये तो था एक एग्जाम्पल सत्ता के साझेदारी के लिए आंदोलन। एक और एग्जाम्पल देखो, कभी कभी ना सरकारी नीति या किसी कंपनी के खिलाफ भी आंदोलन होता है। बोलीविया एक दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है और इस देश ने इन्होंने विश्व बैंक से कर्ज लिया। बदले में विश्व बैंक ने शर्त रखा कि नगर पालिका जो आप लोगों को जल देती है बहुत कम कीमतों में, इसको हम हटाकर निजी कंपनियां जल देंगी। और इसको उन्होंने लागू कर दिया। कोचाबम्बा नाम के शहर में एक प्राइवेट कंपनी जल व्यवस्था करने लगी और उस कंपनी ने जल की कीमत को 4 गुना कर दिया। लोग तो पागल हो गए, वो एकदम सड़कों पे उतर आए। उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया। उन्होंने कहा जल तो एक ह्यूमन राइट है, और इस आंदोलन के चलते सरकार को ये वापस लेना पड़ा। तो हमने देखा किस किस कारणों से और किस तरह से दुनिया के अलग अलग जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, आंदोलन कितने तरीके से सरकारी नीतियों का विरोध कर सकता है? तो देखो, कुछ तो कहते हैं कि खुद सत्ता में आकर हम नई नीतियाँ बनाएंगे, और कुछ कहते हैं हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि आप नीतियाँ को ना बदलो, और इसके लिए वो करते हैं लामबंदी और संगठन। चलो इसको देखते हैं। लामबंदी यानी कि एक दबाव समूह, एक प्रेशर ग्रुप का बनाना। दबाव समूह है जब एक पेशे, हित, आकांक्षा या मत के लोग एक समान उद्देश्य, सेम पर्पस प्राप्त करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। Pressure groups are formed when people with similar occupation, interest, aspirations and opinions come together to achieve a common objective. जैसे कि हमारे देश में है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये सारे कारोबारियों का एक गुट है। जैसे है मजदूर संघ,
जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो संघ बनता है। और इन दबाव समूहों का उद्देश्य सीमित रहता है, केवल अपने वर्ग तक, अपने संसदीयों के कल्याण का। आम जनता के बारे में वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसके लिए है लोक कल्याणकारी समूह या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जो सर्वसामान्य हित के लिए प्रमोट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है BAMSEF, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान करती है। इसमें कोई एक ग्रुप के लिए नहीं, सब जातियों के लिए ये समान तरीके से आंदोलन करती है। तो दबाव समूह प्रकार कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स। एक बार फिर से देख लो, वर्ग विशेष और लोक कल्याणकारी। अब हमारा चौथा प्रश्न, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे अपना असर डालते हैं? कई बार तो वो आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनता को अपनी साइड पे लेने की कोशिश करते हैं। उनका सपोर्ट, उनका सिंपैथी, उनका समर्थन और उनकी सहानुभूति लेना चाहते हैं। इसके लिए वो मार्चेस करते हैं, बैठक करते हैं, सूचना आंदोलन करते हैं, मीडिया का ध्यान आकर्षण करते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा है कि वो अपने लक्ष्य के लिए हड़ताल पे बैठ जाते हैं। जैसे देखो, ऐसे सरकारी कामकाज, बाजार चलना, इस सब में बाधा डालना शुरू करते हैं। तीसरा है कि व्यवसाय समूह कभी कभी पेशेदार लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं और विज्ञापन डालते हैं। अखबारों में, मीडिया में, हर मीडिया में विज्ञापन डलता है। और कुछ दबाव समूह वो तो राजनीतिक दल की शाखा की तरह काम करने लगते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है और वो अपने पॉइंट को सशक्त तरीके से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ छात्र संगठन जैसे ABVP बीजेपी के साथ जुड़ा है और NSUI ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ मजदूर संगठन, ये देखो, ये बीजेपी का मजदूर संगठन और ये है कांग्रेस का मजदूर संगठन। क्योंकि ये पार्टी के साथ लिंक्ड हैं, इसलिए इनकी आवाज़ में ज़्यादा असर होता है। हमारा 5th प्रश्न है, क्या दबाव समूह आंदोलन के जो नतीजे होते हैं वो सकारात्मक होते हैं? तो देखो, दबाव समूह आंदोलन की वजह से लोकतंत्र की जड़ें सशक्त जरूर होती हैं। कई बार तो सरकार न अधिक ताकतवर लोगों के दबाव से उनके अनुकूल कानून बना देते हैं। तो जन समूह के हित में आंदोलन से अनुचित दबाव का प्रतिकार हो सकता है। तीसरे नंबर, आम नागरिक सरकार को अपनी ज़रूरतों से अवगत कराते हैं। जब सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन से अवगत कराते हैं। और चौथे नंबर पर वर्ग विशेष या जनसमूह आंदोलन से परस्पर के बीच में जो विरोधी नीतियां हैं उनमें संतुलन बैठाते हैं। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड इट। तो पहले इस वीडियो को देखो, फिर अध्याय पढ़ो, और हो सके तो एक और बार वीडियो को देख लो। बस 5 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अपने शब्दों में लिखो, ये एग्जाम्पल्स दे देकर पक्का बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।